नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर में हमने प्रत्यावर्ती धारा न्यूमेरिकल सहित एंड कर दिया। इसका एक तरह से पार्ट 1 क्लोज हो गया। हाँ, पार्ट 1 में विद्युत चुंबकीय तरंग बचता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग और संचार तंत्र यानी पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर और पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर, ये मैं दोनों साथ पढ़ाऊंगा। वो आपको फिर दोनों साथ पढ़ाऊंगा तो बेटर समझ में आएगा। तो इसलिए मैंने जो प्रत्यावर्ती धारा है वहीं पर पार्ट 1 को क्लोज कर दिया। हालांकि उसमें एक छोटा सा चैप्टर जो बता रहा हूं मैं आपको, विद्युत चुंबकीय तरंग, बाकी रह गया, जिसके लिए मैंने आपको कह दिया कि मैं पार्ट 2 के एंड वाले चैप्टर के साथ उसे सेट करूंगा। ठीक है, अब अपन पार्ट 2 का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, किरण प्रकाशिकी। है ना? मैं ऐसा मानता हूं कि किरण प्रकाशिकी या प्रकाशिकी कह दें, ठीक है, छोटी क्लास में भी आ जाती है, लेकिन यहां 12th में ये किरण प्रकाशिकी या प्रकाशिकी को समझने का अंतिम अवसर है और यहां पर समझ में भी आ सकती है। उसका रीजन है कि बहुत ही सरलीकृत इसको कंफर्ट करके दिया गया है ना? तो अपने जो एकेडमिक सिलेबस है, हालांकि ठीक है, अपन उससे भी थोड़ा सा बाहर तो निकलेंगे, तो एकेडमिक सिलेबस जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा नहीं लगता कि आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आएगी। मैं भी कोशिश करूंगा, है ना? बस आपको तो ये है कि जैसे चित्र अब मेरे पास तो ठीक है, जैसे चित्र बनेंगे मैं बेटर तो कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे चित्र बने, है ना? लेकिन आप जरूर मेरे साथ साथ का मतलब, जैसे मेरे लेक्चर को सुन चुकने के बाद जिस तरह की चीज़ें कही जाएं आपको चित्र बनाने की, वो आप खुद व्यक्तिगत बना के देखें, है ना? यानी अगर आप ऑफलाइन होते तो मैं ज़रूर आपसे पेंसिल, रबर, पैमाना, प्रकार, ये चीज़ें ज़रूर मंगवाता, क्योंकि किरण प्रकाशिकी की जहाँ तक बात है वहाँ स्पष्ट है कि आपने अगर चित्र बनाना आ गया तो आपको किरण प्रकाशिकी में तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी नहीं। ये मैं मानता हूं कि चित्र में ही सारी बात है, समझ गए ना आप? तो आप ठीक है, मेरे साथ तो नहीं बना पाएंगे बाय द वे, लेकिन फिर भी अगर किरण प्रकाशिकी को बेहतर समझना है, रटना नहीं है, समझना है, तो आप भी चित्र बनाएं। जो जैसे एपिसोड में चित्र बनते जाएंगे वो आप भी बना के देखें, नियम से बनाएं, नियम सब बताए जाएंगे आपको, है ना? तो आप भी उनको फॉलो करें। चित्र बनाते फिर आप समझ जाएंगे इसमें थ्योरी में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वगैरह वगैरह, है ना साहब? तो ये चीज़ें आपको भी पता पड़ जाएंगी। ठीक है साहब? तो साहब किरण प्रकाशिकी अपन पढ़ें इससे पहले मैं आपको एक वर्गीकरण समझाता हूँ। वर्गीकरण में सब सीधी सी बात है, पहले आप समझो प्रकाशिकी, है ना? अंग्रेजी में इसे अपन ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है ना? प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश वो उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो सब फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसे अपन ऑप्टिक्स कह रहे हैं। इस ब्रांच में प्रकाश वो उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी को 2 भागों में बांटा गया है ना? इसका एक भाग है किरण प्रकाशिकी, इसका एक पार्ट
किरण प्रकाशिकी जो अपने को स्टार्ट करना, यानी अपना जो चैप्टर है, यानी रे ऑप्टिक्स। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है ना। अब पहले तो ये जाने कि ये कैसे पता पड़ता है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, जिस प्रकाश में आपकी परछाइयाँ बनती हैं या जिस प्रकाश में आपकी परछाई बने, तो आप समझ जाएं वह प्रकाश सरल रेखा में चल रहा है। आप एक अवरोध थे, सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश के लिए आप एक अवरोध थे, तो आप जहां रहे वहां प्रकाश पड़ नहीं पाया, मतलब वहां पर आपकी परछाई बन गई। अगर वह मुड़ सकता होता तो आपकी परछाई में अतिक्रमण कर लेता, घुस जाता, और घुस जाता तो आपकी परछाई नहीं बन पाती है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है क्योंकि उसमें हमारी परछाई बनती है ना। सरल रेखा में चलने के गुण मात्र से एक पार्ट खड़ा हो गया, जिसको अपन क्या कहते हैं, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश की प्रकृति जाने बिना, मतलब अपने को किरण प्रकाशिकी में इस बात पे चर्चा ही नहीं करनी कि प्रकाश क्या है ना। तो किरण प्रकाशिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश की प्रकृति जाने बिना केवल उसके सरल रेखा में चलने वाले गुण का इस्तेमाल करके किरण चित्रों से प्रकाश की विभिन्न घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन आदि का अध्ययन करते हैं, किरण प्रकाशिकी कहलाती है। यानी यहां हम प्रकाश की प्रकृति पर, उसकी नेचर पर, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। बस हम ये जानते हैं कि वो सरल रेखा में चलता, वो मैंने बता ही दिया, परछाई बनना इस बात का प्रमाण है। तो हम जानते हैं वो सरल रेखा में चलता है, बस इस जानकारी से ही हम किरण चित्र बनाएंगे और किरण चित्रों के द्वारा ही परावर्तन, अपवर्तन और किरण चित्रों से ही सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी आदि इत्यादि की मैकेनिज्म को समझा देंगे, है ना। जब क्या मैकेनिज्म है, कैसे प्रतिबिंब बन रहे वगैरह वगैरह, किरण चित्रों से सारा काम हो जाएगा। तो ये पार्ट हुआ किरण प्रकाशिकी जो हम स्टार्ट करेंगे, है ना, जिसमें मैंने आपसे कह दिया कि आपको चित्र बनाना आ गया, चित्र में आपकी मास्टरी होगी तो फिर इसकी थ्योरी याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब प्रकाशिकी की दूसरी शाखा बी है ना। इस दूसरी शाखा बी को हम कहते हैं तरंग प्रकाशिकी, यानी वेव ऑप्टिक्स। ठीक है साहब। तरंग प्रकाशिकी भी प्रकाशिकी ही की शाखा है। इस शाखा में क्या करेंगे सब, तो सब प्रकाशिकी की वह शाखा, मतलब तरंग प्रकाशिकी, जिसमें सर्वप्रथम प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन करके, अब साहब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब अगला चैप्टर चलेगा जिसका नाम क्या है, तरंग प्रकाशिकी, तो अगला जब चैप्टर चलेगा तो पहले प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन करेंगे और प्रकाश की प्रकृति को जान चुकने के पश्चात प्रकाश की विभिन्न घटनाओं पर विवेचना करेंगे। भाई ये घटनाएं क्यों घटित हुई, उनके प्रमाण सहित या तथ्य प्रस्तुत करेंगे। भाई किरण प्रकाशिकी में तो हम तथ्य प्रस्तुत कर ही नहीं, डायरेक्ट परावर्तन क्या होता है, डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। अरे परावर्तन हुआ क्यों, ये तरंग प्रकाशिकी में पढ़ेंगे,
किरण प्रकाशिकी में तो अपवर्तन पढ़ेंगे, क्यों हुआ वो नहीं पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे। लेकिन अपवर्तन प्रकाश का क्यों हुआ वो तरंग प्रकाशिकी में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब तरंग प्रकाशिकी की वो वाली शाखा है जिसमें प्रकाश से या प्रकाश की प्रकृति को जानकर प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाओं की विवेचना की जाएगी और उन घटनाओं के मूल में जाएंगे, कारण जानेंगे। इस शाखा को अपन कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। तो मित्रों, अब हमारा सबसे पहले स्टार्ट करना है किरण प्रकाशिकी। स्लो रहूंगा मैंने आपको कह दिया कि ये बच्चों के लिए प्रकाशिकी को समझने का अंतिम अवसर है। मैं उस अवसर को आपके हाथ से नहीं जाने दूंगा, तो मैं इसको बड़ा स्लो मूवमेंट में समझा के पढ़ाऊंगा। और आपके लिए मैंने बता ही दिया कि आप इस चैप्टर को जब पढ़ें तो आप पेंसिल, पैमाना, प्रकार, रबर इनका इस्तेमाल करके पढ़ें, शानदार समझ में आएगा। ठीक है ना? तो सब अब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपने चैप्टर का नाम किरण प्रकाशिकी। एक बात और मैं आपको समझा देता हूँ। प्रकाशिकी टोटल एकेडमिक की बात करेंगे अगर, यानी उन बच्चों की बात करें जो 12वीं का पेपर इस साल दे रहे हैं, क्योंकि ये तो अपलोड है वीडियो, तो जो 12वीं पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए विशेष रूप से बता दूंगा कि यह 12th सिलेबस में सबसे कॉस्टली चैप्टर है ना। सबसे कॉस्टली का मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर के सर्वाधिक अंक हैं, सबसे ज़्यादा अंक का चैप्टर है ये। और एक बात और भी बता दूं, ये दोनों प्रकाशिकी के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि किरण प्रकाशिकी, टोटल प्रकाशिकी कह रहा हूँ। दोनों चैप्टर मिला के सबसे ज़्यादा अंक है अपने 12th सिलेबस में, सबसे ज़्यादा अंक भार इन्हीं का है। दूसरी एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि इसमें से न्यूमेरिकल की श्योरिटी है, न्यूमेरिकल आएगा ही। अगर आप आरबीएससी के स्टूडेंट हैं बाय द वे, तो आप समझिए 2 से 3 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा आरबीएससी के संदर्भ में, तो मैं कंफर्म हूँ। और सीबीएसई वगैरह के संदर्भ में बाकी ये मुझे कंफर्म है कि न्यूमेरिकल इसमें से आता है। ठीक है, चलो सर, अब अपन आगे की तरफ प्रस्थान करें। किरण प्रकाशिकी में सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन है ना, प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना? तो सब हमारी शुरुआत प्रकाश के परावर्तन से होगी। बिल्कुल सिस्टम है, आप सुनते जाएं। पहले डेफिनेशन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो मैंने कही दिया, कंफर्टेबली चलेंगे अपन, है ना। जब प्रकाश किसी चिकने, स्मूथ या पॉलिशदार पृष्ठ पर आपतित होता है तो पृष्ठ के द्वारा प्रकाश किरण का उसी माध्यम में, जिससे प्रकाश आया था, उसी माध्यम में विक्षेपित हो जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है ना। तो इसमें सब विशेष बात यह है कि जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है, पॉलिशदार या चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तथा चिकना या पॉलिशदार पृष्ठ जिससे टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में गया, उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं।
परावर्तक पृष्ठ सामान्यतः सिलेबस में पढ़ने के हिसाब से दो प्रकार की हैं, समतल और गोलीय। इसका मतलब मैं दो प्रकार के दर्पण पढ़ने, एक तो समतल दर्पण पढ़ना है और गोलीय दर्पण पढ़ना है। ठीक है साहब, समतल दर्पण गोलीय दर्पण पढ़ चुके हैं, उसके बाद परावर्तन समाप्त हो जाएगा, फिर अपवर्तन प्रारंभ होगा। क्लियर होगी बात है ना? तो सब पॉलिशदार पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं और परावर्तक पृष्ठ के दो प्रकार, समतल परावर्तक पृष्ठ मतलब समतल दर्पण, गोलीय परावर्तक पृष्ठ मतलब गोलीय दर्पण। ठीक सब। अब दूसरी बात, एक टॉपिक मतलब डेफिनेशन अपन पढ़ चुके हैं ना, तो अपन ने परिभाषा पूरी कर ली है। ठीक है ना साहब? अब बारी बारी से लिखता जाऊं, मैं करूंगा पैशनेट होके, कोशिश यही करूंगा ना। अब दूसरी बात आ जाओ साहब, दूसरी बात है परावर्तन के नियम, है ना? अब मेरा व्यक्तिगत अनुभव है सर कि सब कुछ होना जाना नियम से ही है। आप चाहे कैसी पृष्ठ ले आओ, होगा तो सब किससे? नियम से, है ना? स्क्रीन में ये प्रॉब्लम, परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम की बात को समझिएगा आप, है ना? ये नियम क्या कहता है उस बात को आप समझना, है ना? देखो यही है सब कुछ, अभी मैं सब समझा दूंगा आपको, है ना? ये सब परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ मैं सब चित्र कोशिश करूंगा कि बेहतर सुंदर से सुंदर बने। हालांकि मेरे पास यहाँ कोई स्केल वगैरह ऐसा है नहीं, लेकिन बेहतर कोशिश होगी मेरी। ठीक है, तो ये सटीक परावर्तक पृष्ठ मेरी तरफ से तो बन गई। ठीक है, चिकना तल जिसे कहते हैं अपन। अब देखो मेरी बात को हूबहू सुनते जाओ आप, और वही आपको करना है। तल के अभिलंब या तल के लंब, ये तल का लंब 90 डिग्री, है ना? तल के लंब को अपन बोलते हैं अभिलंब। बात आप सुनी हुई होंगी, आप ऐसा सोचते होंगे, पर मैं सुनाऊंगा, वो भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो सब, चाहे परावर्तन पढ़ें चाहे अपवर्तन पढ़ें, अगर तल का लंब यानी अभिलंब आपने नहीं खींचा तो कोई चित्र बनने वाला नहीं है। तो सब किसी भी किरण प्रकाशिकी के चित्र को बनाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता किसकी? तल के लंब यानी अभिलंब की, चाहे वो पृष्ठ गोलाकार हो चाहे वो पृष्ठ समतल हो। तो भाई आप इस बात का ध्यान रखना, जो गोली पृष्ठ भी आएगी, अभी तो समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ का लंब तो आपको 2 मिनट में पकड़ाई में आ जाता है ना? गोली पृष्ठ भी आएगी, तो अभिलंब नहीं है आपके पास, तो फिर आप परेशान काहे को रहे हो? कुछ भी नहीं कर सकते आप अभिलंब बिना। तो आप समझ गए, परावर्तन हो चाहे अपवर्तन, सबसे पहले अभिलंब आवश्यक है, क्योंकि अभिलंब से आपतन कोण माना जाता है और अभिलंब से ही परावर्तन कोण बताया जाता है। तो अभिलंब बिना काम होने वाला नहीं है ना? मेरे को बार बार कहने की आदत है, पर मैं कहूँगा साहब इसमें ना, फिर आप नहीं माने तो मत मानो। अब ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है ना, सब नाम नोमेनक्लेचर कर देता हूं मैं, अलग अलग रंग से कलरफुल चित्र बनाते हुए, ताकि सुंदरता बढ़े, है ना? ये आपतित इंसिडेंट बीम है ना, आपतित इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे इसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, मैं इंग्लिश नेम भी बोलने की कोशिश करूंगा। आपतित किरण, इंसिडेंस या इंसिडेंट रे। अभिलंब से आपतित किरण के कोण, मैंने कहा था ना अभिलंब बिना काम नहीं चलता, इस कोण को बोलेंगे आप
आपतन कोण। आपतन कोण आपने 50 बार पढ़ा होगा, लेकिन बस मेरे हिसाब से सुनते जाइए आप, ठीक है। अब इधर आ जाइए, इस किरण को आप बोलेंगे रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्टेड भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण है ना, रिफ्लेक्टेड रे। इसका कोण भी किससे लेते हैं? अभिलंब से। अब आप समझ गए होंगे कि अभिलंब की क्या इंपॉर्टेंस है। इस कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण, है ना, ये इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। नोमेनक्लेचर सब आगे, सब कोण के नोमेनक्लेचर भी हो गए, किरणों के नोमेनक्लेचर भी हो गए। तो अब आप समझ गए होंगे कि आई और आर बिना चित्र बनना नहीं है, और आई और आर किससे लेते हैं? अभिलंब से। इसलिए किसकी इंपॉर्टेंस है? अभिलंब की, है ना। तो चित्र में सबसे पहले अभिलंब का जुगाड़, है ना, मतलब तल के लंब। अब नियम, नियम कितने? सब 2 नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक समतल में होने चाहिए। यानी जैसे मान लो आपतित किरण और परावर्तित किरण बोर्ड पर है और अभिलंब ये रहा, नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता। तीनों का एक समतल में होना जरूरी है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण तो बोर्ड पे है और अभिलंब मैं बोर्ड के लंबवत कर रहा हूँ। ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि फिर आपतन कोण कैसे लोगे और परावर्तन कोण कैसे बताओगे, है ना। समझ में आ गया पहला नियम? आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक समतल में होने चाहिए, ठीक है। दूसरा नियम, दूसरा नियम है आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों बराबर होने चाहिए। यानी कोण आई बराबर कोण आर। अब जितने भी आपके चित्र बनेंगे, जितने भी, बस आप ये ध्यान रखना कि आई और आर बराबर होने चाहिए। किसमें? परावर्तन में। सारे चित्र इसी से बनेंगे, आई बराबर आर से। मैं बना के दिखाऊंगा आपको। चलो सब 2 टॉपिक हो गए, है ना। अब तीसरे टॉपिक, है ना। तीसरे टॉपिक में बात करें, स्पेस है मेरे पास, है ना। अब आ जाओ प्रतिबिंब, मतलब इमेज। ये तीसरा टॉपिक। दर्पण के अंदर निर्मित, दर्पण के अंदर, आप भी सुबह शाम तो देखते होंगे, दर्पण के अंदर निर्मित वस्तु, वस्तु को कहते हैं बिंब, ऑब्जेक्ट, है ना। तो दर्पण के अंदर वस्तु की, यानी बिंब की, यानी ऑब्जेक्ट की आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर होगी? तो दर्पण के अंदर निर्मित वस्तु की आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है ना? प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनेगा जहां पर परावर्तित किरणें, मतलब तल से टकराने के बाद वाली किरणें, आपतित से मतलब नहीं मुझे, जहां पर परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतिबिंब का निर्माण उसी जगह पर होगा जहां परावर्तित किरणें, यानी तल से टकराने के बाद वाली, है ना, किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतिबिंब का निर्माण उसी स्थान पर होता है। अब मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसका मतलब प्रतिबिंब के 2 प्रकार हैं, है ना। प्रतिबिंब के 2 प्रकार हैं। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। एक तो यही लिख दूं, है ना, जगह है, सिस्टम से चल ही रहा है काम,
ए वास्तविक प्रतिबिंब है ना, यानी रियल इमेज। क्लियर? वास्तविक प्रतिबिंब। तो सब यदि दर्पण से परावर्तित किरणें प्रतिबिंब के स्थान पर मिलती हैं, यदि परावर्तित किरणें प्रतिबिंब के स्थान पर वास्तव में मिलती हैं, तो प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दोबारा सुने, दर्पण से परावर्तित किरणें यदि प्रतिबिंब के स्थान पर मिलती हैं तो प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, इनवर्ट। क्लियर? अंग्रेजी भी मैं साथ साथ बोलता हूं ताकि दोनों बच्चे, मैं तो चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको पढ़ाऊंगा इतना कंसेप्चुअल कि वीडियो से ही मेरा ख्याल है पूरा काम चल जाए, एंड तक देखना है। इतनी कंसिस्टेंसी रखूँगा, जैसे मैंने एससी में भी आपने देखा होगा बहुत कंसिस्टेंसी रखी है एससी वाले चैप्टर, इस वाले चैप्टर में भी मैं उतनी दम लगाऊंगा, है ना। तो सब वापस मैं बोल देता हूँ, परावर्तित किरणें यदि प्रतिबिंब के स्थान पर मिलती हैं तो प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। अब यहां ध्यान रखना, उल्टे प्रतिबिंब मतलब वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब उल्टे, है ना। चाहे अपवर्तन हो, अभी तो हम परावर्तन ही पढ़ रहे हैं, अब ये पूरा सेगमेंट परावर्तन का ही चलेगा। जब तक मैं यहाँ नहीं लिख दूं प्रकाश का अपवर्तन, तब तक आप समझ जाना कि परावर्तन परावर्तन ही चल रहा है, समझे ना आप, है ना। तो सब कहने का मतलब ये बातें जो मैं बोल रहा हूं ये अपवर्तन के लिए भी सत्य है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं और उल्टे प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होते हैं। इन्हें स्क्रीन यानी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इन्हें आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर साहब? बी में आ जाओ सब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। सब बना बना के दिखाऊंगा मैंने, आप यूं मत सोचिएगा। यानी वर्चुअल ऑब्लिक इमेजिनरी इमेज, ठीक है। अब साहब अगली बात को समझें। यदि परावर्तित किरणें प्रतिबिंब के स्थान पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रतिबिंब को आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये सदैव सीधे होता है, मतलब इरेक्ट, ये सदैव सीधे होते हैं। इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पर्दे पर प्राप्त करने के लिए इन पर लाइट डालेंगे और लाइट इन तक पहुंचने में असमर्थ है। लाइट इन पर पहुंचे कैसे? जैसे आपका प्रतिबिंब है, अब आपका प्रतिबिंब कहां बन गया? कांच के अंदर, समतल दर्पण के अंदर। समतल दर्पण के सामने अगर आप खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब कहां बन गया? समतल दर्पण के अंदर। समतल दर्पण के अंदर जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी है। अब आप उसे पर्दे पर प्राप्त करने के लिए उस पर लाइट डालो, तो लाइट कैसे पहुंचेगी? लाइट तो समतल दर्पण पे गिर के टकरा के वापस आ जाएगी बाहर। तो सब दोबारा पूरा सुनाऊंगा, है ना। यदि प्रतिबिंब के स्थान पर परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब को आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये सदैव सीधे होते हैं। सीधे मतलब काल्पनिक, काल्पनिक मतलब सीधे, दोनों बातें एक साथ, है ना। इन्हें हम पर्दे पर यानी स्क्रीन पर
प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पर्दे पर प्राप्त करने के लिए इन पर जो प्रकाश हम डालेंगे वो प्रकाश उस आभासी प्रतिबिंब तक पहुंचने में असमर्थ है, वो बीच में तल से टकरा कर वापिस आ जाएगा, इसलिए इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। अब आपने ए भी सुना, बी भी सुना। ए पे बोला परावर्तित किरणें मिलती हैं, बी में बोला परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो सब प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम आवश्यक किरणों की संख्या कितनी है? 2 है ना। तो प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए आवश्यक किरणों की संख्या 2 होती है। मतलब आप 2 किरणें तो बनाओ तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। वैसे 2 से ज़्यादा बनाने की जरूरत भी नहीं है। जब 2 से प्रतिबिंब का पता पड़ गया, पोजीशन पता पड़ेगी, तो काय को अपन 3-4 बनाएंगे, है ना। तो 2 किरणों से ही प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, यानी जो भी हम किरण चित्र बनाएंगे अब आपके सामने, वो बस कितने किरणों के बनाएंगे? 2 किरणों के। ये तो हो गया सब प्राइमरी सारी बात। अब अपन ने कहा था पॉलिशदार या चिकनी पृष्ठ है 2 प्रकार की, समतल परावर्तक पृष्ठ मतलब समतल दर्पण। अब साहब अपन चालू करेंगे समतल परावर्तक पृष्ठ। समतल परावर्तक पृष्ठ मतलब सीधा सीधा आप समझ जाओ, जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो अब पढ़ रहे हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण और दर्पण प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर। ठीक है, अब समतल दर्पण में ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपन समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। मैं आपसे जो कहना चाहता था कि एक बार आपको किरण चित्र बन जाएगा तो फिर आपको बोलना आ जाएगा, तो मैं वो आपको करके दिखाता हूं। तो सब समतल दर्पण अपन पढ़ने चालू हो चुके, अभी गोलीय दर्पण की बात ही मत सोचो, क्योंकि इसका पहले हम एक वो बना देते हैं चित्र बनाते ही फिर हम कंफर्ट हो जाएंगे। अब चक्कर यही है बच्चों को, मैं तो एक अनुमान से बना पाऊंगा, मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है ना, फिर भी कोशिश करूंगा कि सटीक बने। ठीक, ये सब इधर एक तरफ तो इस पर पुताई रहती है, यानी एक तरफ तो पोत के रखते हैं। ये तो होगी आपकी परावर्तक पृष्ठ, XY कह दो, जोन से भी कहना है आपको कह दो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब वस्तु, ये रही वस्तु आपकी P। ठीक है, ये वस्तु है साहब, ये बिंदु को अपन वस्तु कह रहे हैं, और चाहो तो ऐसे कर लो, ऐसा कर लेते हैं। चलो एक बिंब का और तरीका है अपने पास, वो बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, यूं कर ले। सीधी रेखा खींचने में दिक्कत होती है साली, है ना साहब, क्लियर। ये अपन ने PQ, अब के तो जो भी है PQ है ना, P पे ही फोकस है ना आप। ठीक यार, P ही बना लेते हैं अपन, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े, और फिर वो क्या है, चित्र बैठता नहीं है फिर, है ना। तो P पे मैं तो बिंदु रख लेता हूँ। ये साहब मैंने बिंदु रख लिया है ना। आप तो वापस इस पर आ जाओ, ये बिंब कहलाएगा, है ना। हिंदी में इसे वस्तु भी आप कह सकते हैं, अंग्रेजी में ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है साहब, अब आपको ये देखना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणें लेनी पड़ती हैं आपको? 2। ठीक है, मैं 2 किरणें लेता हूँ, है ना। फिर मैं किरणों पे अभिलंब बना दूंगा ना, तो मैं पहले 2 किरणें ले लेता हूँ। ठीक है,
ये 2 किरणें ले लिया आप अपन ने। यार बहुत एक इसमें मेहनत बहुत है, इसमें चित्र क्या नाम से किरण चित्र है साहब, तो इसमें जरा सी भी गलती तुरंत पकड़ में आ जाएगी, है ना। वो आपको भी मज़ा नहीं आएगा कुल मिला के अगर मिस्टेक होगी तो, इसलिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। अब ये किरणें परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी तो अभिलंब भी डिसाइड करेगा। अभिलंब बिना काम नहीं बैठेगा, तो तल का लंब मैं साहब देखो मैं अनुमान से ठोकूंगा, मैं आपको पहले कह रहा हूँ मेरे पास कोई और जुगाड़ भी नहीं है, इससे मैं कुछ नहीं कर सकता। ये साहब मैंने तल का लंब बना दिया, ठीक है। अब ये आप किरणें देख रहे हैं, है ना। आपतन कोण आपको दिख रहा है, ये आपतन कोण ये देखो आई, है ना। बहुत ध्यान से एक एक को कर लेता हूं मैं पहले। अब स्वाभाविक के परावर्तन कोण भी इतना ही होना चाहिए, तो देखो मैं कोशिश कर रहा हूं लगभग उतना ही बिठाने की, है ना। फिर भी अब थोड़ी बहुत मेरे से मैंने बता दिया आपको मिस्टेक हो सकती है। ये साहब मैंने परावर्तन कोण दिखा दिया, कोशिश मेरी बेहतर से बेहतर है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होने चाहिए, चित्र उसी से बनेगा साहब। ये परावर्तित किरण दिख गई आपको क्लियर, पहली वाली दिख गई होगी, ये पहली वाली को मैंने कंप्लीट पहुंचा दिया यहाँ पे 1 डैश नियम से। मेरे में दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं लगाता मैं, बस नियम है, नियम से काम करो, है ना। अब आ जाओ किरण नंबर 2, ये कहाँ जाएगी सब, तो ये देखो ये आपतन कोण आई। अब परावर्तन कोण भी इतना का इतना ही होना चाहिए, ठीक है साहब। अब मैंने बता ही दिया, मेरे तो अनुमान से चल पाएगा काम, तो मैं कोशिश तो करता हूं बेहतर, लेकिन गड़बड़ हो सकती है। अब मेरे हिसाब से तो ये बराबर कोण होना चाहिए, अब थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गया। ये किरण नंबर 2, अब आपको यहां तो ये फैल की डाइवर्ज होगी, ये तो फैल चुकी ना, तो ये फैल चुकी हैं, मिलेंगी तो नहीं। देखो आप थोड़ी सी अब आप पेंसिल से बनाओगे थोड़ा ज़्यादा बेटर बनेगा। तो ये तो फैल चुकी हैं, तो मिलेंगी तो नहीं। मिलती तो आप प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। अगर किरणें मिलती तो मिल तो नहीं रही सब। हाँ इधर देखते हैं आगे बढ़ाकर, है ना। इधर की तरफ देखें, देखो अब मैं कोशिश कर रहा हूं ना, उसको भी बढ़ाओ, ठीक है। ये सब यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो P का प्रतिबिंब बना P डैश, देख लो सब, है ना। इसको अपन प्रतिबिंब हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में आप इमेज बोलोगे इससे। अब देखो प्रतिबिंब सदैव मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। अब या यूं कह दो दर्पण के, अब देखो यहां पे देखो, इससे दर्पण से दूरी देखो इसकी, इस डिस्टेंस को मैं अगर d लिखूं तो ये डिस्टेंस भी उतनी होती है, d होती है मतलब। अब ठीक है, मेरे बनाने में मैंने आपसे कहा थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। तो देखो चित्र किससे बना, आप तो पहले मेरी बात बताओ, 2 किरणों से। किस आधार पर बना, परावर्तन का दूसरे नियम से, जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर ही जाएगी, दोनों में यही है। अब आप इसके बारे में कुछ भी पूछो, समतल दर्पण के बारे में, अब मैं आपको बताता जाता हूं समतल दर्पण के बारे में, है ना। सबसे पहला पार्श्व
परिवर्तन, लेटरल चेंजेज, है ना। सबसे पहले देखो, इंग्लिश में तो थोड़ा बहुत हो सकता है गलत पलत हो जाए, फिर भी लिखता जाता हूं मैं, लेटरल चेंजेज, है ना। अब सुना रहा हूं, सुनते जाओ। समतल दर्पण के अंदर निर्मित प्रतिबिंब का आकार समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु के आकार के बराबर होता है। ध्यान से मेरी बात को बहुत ध्यान से। समतल दर्पण के अंदर निर्मित वस्तु का आकार, समतल दर्पण के अंदर निर्मित प्रतिबिंब, भाई अंदर तो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब का आकार दर्पण के सामने रखी वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी बिंब का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार। इसका मतलब आप अब देखो, कुछ चीजें हैं जो मैं अभी आगे बताऊंगा। इसलिए आवर्धन, रेखीय आवर्धन बोलते हैं इसको, आवर्धन स्मॉल m बराबर 1, है ना। इसको रेखीय आवर्धन बोलना चाहिए। चलो मैंने बोल तो दिया, इसी तो आप समझ जाओगे। प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, जितना बिंब का आकार है उतना ही प्रतिबिंब का आकार है, इसलिए आवर्धन m, है ना। इसको बोला जाता है रेखीय आवर्धन। ठीक है साहब, लिख देता हूं पूरा इधर, वहां नहीं लिख पाया तो कोई बात नहीं। क्लियर। अब ये चीजें आपको नॉलेज में रखनी है कि समतल दर्पण के अंदर निर्मित प्रतिबिंब का आकार सामने स्थित बिंब का आकार के बराबर होता है। अगर उसको आप समझते हो तो आवर्धन m बराबर 1 से याद रख लो। m बराबर 1 तो बहुत बेटर है। अब आप कहोगे आवर्धन क्या होता है? अरे तो अभी गोलीय दर्पण आने दो, मैं तब बताऊंगा। अब गोलीय दर्पण आने तक वेट थोड़ी करूंगा मैं। समतल दर्पण की सारी बातें पढ़ा पढ़ू के खत्म, नहीं तो फिर गोलीय दर्पण के समय मेरे पास भौतिक राशियां आएंगी, फिर मैं उस समय आपको बताने लगूं। ऐसा फालतू का काम क्यों करें? समतल दर्पण के समय सारी बातें समतल दर्पण पे ही खत्म कर दो। ठीक है, कोई चीज अभी आवर्धन आप मान लो नहीं समझो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे आ जाएंगी परिभाषा, है ना। लेकिन चलो ये बात तो होगी पाश परिवर्तन। लेकिन बाईं चीज या बायां समतल दर्पण की ओर दाईं ओर दिखता है, और दायां समतल दर्पण के अंदर बाईं ओर दिखता है। मतलब लेफ्ट समतल दर्पण के अंदर राइट में दिखेगा, और राइट समतल दर्पण के अंदर लेफ्ट में दिखेगा। जैसे सिमेट्रिकल वर्ड देखते हो ना, ए देखोगे आप समतल दर्पण में सही दिख जाएगा, बी सही नहीं दिखेगा, ई सही नहीं दिखेगा, एम सही दिख जाएगा, डब्ल्यू सही दिख जाएगा, पी सही नहीं दिखेगा, है ना। क्योंकि समतल दर्पण में बाएं, जैसे मेरा बायां हाथ दाईं ओर दिखेगा और दायां हाथ बाईं ओर दिखेगा। ये प्रतिवर्ती परिवर्तन, यानी इसको कहते हैं इनवर्ट चेंजेज, इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो सब आकार तो बराबर है, लेकिन बायां दाईं ओर दिखाई देता है और दायां बाईं ओर दिखाई देता है। इस प्रतिवर्ती यानी इनवर्ट चेंजेज को या परिवर्तन को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यह समतल दर्पण से संबंधित पहली बात होगी। अब समतल दर्पण से संबंधित दूसरी बात है ना, प्रतिबिंब की स्थिति। हर चीज, कोई दिक्कत नहीं है, कहां प्रतिबिंब होगा साहब, सब चीजें आपके सामने बता दी जाएंगी। सामने देख लो, समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी उतनी ही होती है जितनी सामने स्थित
वस्तु की यानी बिंब की दर्पण से है। यानी अगर मैं दर्पण के सामने 2 मीटर दूर हूं तो मेरा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर दर्पण से 2 मीटर दूरी बनेगा, यानी मेरे प्रतिबिंब और मेरे बीच की दूरी 4 मीटर होगी, क्योंकि 2 मीटर में सामने और 2 मीटर वो पीछे है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 4 मीटर। अगर मैं समतल दर्पण से 2 मीटर और पीछे चला जाऊं तो समतल दर्पण से मेरी दूरी 4 मीटर होगी, तो मेरा प्रतिबिंब भी 2 मीटर और पीछे चला जाएगा, यानी उसकी भी दर्पण से अंदर दूरी 4 मीटर हो जाएगी, तो हम दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर। तो सब समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी उतनी ही होती है जितना दर्पण के सामने स्थित बिंब की दर्पण से है। क्लियर? यानी समतल दर्पण वस्तु को न तो पास लाता है न दूर ले जाता है, न बड़ा करता है न छोटा करता है, कुछ भी नहीं है ना। चलो सब अगली बात, प्रतिबिंब की प्रकृति, हर चीज है ना सब, प्रतिबिंब की नेचर कैसी है सब। तो सब समतल दर्पण के अंदर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी मतलब सीधा, है ना। तो समतल दर्पण के अंदर निर्मित प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सब ये प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी, पार्श्व परिवर्तन ये हो गया, है ना। आभासी है, सामने दिखेगी आपको, आभासी है तो सीधा है। चलो अब सब छोटी छोटी बातें बहुत सारी है ना, उन छोटी छोटी बातों का भी जिक्र करना पड़ेगा। अब देखो एक संबंध है समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। ये संबंध तो अभी आपके सामने आया ही नहीं है, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे तब आएगा। मैंने आपसे कह दिया ना, मैं इतना थोड़ी रुकूंगा। समतल दर्पण की पूरी बातें समतल दर्पण में ही समाप्त कर दी जाएंगी, उसके लिए वेट नहीं किया जाएगा, है ना, कि साहब अपन अगले टॉपिक का वेट करें। तो बिंब की स्थिति, बिंब प्रतिबिंब की प्रकृति। अब आ जाए साहब, संबंध की बात कर रहा हूं। संबंध है साहब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध F बराबर R/2। ये संबंध आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ये संबंध बहुत जल्दी आ जाएगा जब गोलीय दर्पण पढ़ाएंगे। अब सब आप इसको ये विशेष रूप से याद रखना, समतल दर्पण के लिए, हालांकि ये लिखना तो बेकार है क्योंकि पड़ी समतल दर्पण है। समतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ये एकेडमिक वाले बच्चे याद रखें, एकेडमिक वाले बच्चों के काम की ये चीज है, उनसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये पूछते हैं उनसे बच्चों से कि साहब समतल दर्पण में समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और समतल दर्पण की फोकस दूरी ये कितनी होती है ना। तो इसलिए बच्चे इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती, कैसे होती है ये जिक्र आएगा, और जिक्र आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। अब जब R बराबर अनंत, इसलिए है ना F बराबर अनंत, तो साहब समतल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या हुई? अनंत। ये साहब विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये सब आपके लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। चलो सब और बातें अपन करते जाएं। अगली बात है समतल दर्पण के अंदर पूर्ण प्रतिबिंब के लिए दर्पण की ऊंचाई कम से कम वस्तु की ऊंचाई की आधी होना जरूरी है।
यानी आप 5 मीटर लंबे हो और आपको अपना पूरा प्रतिबिंब किसके अंदर चाहिए, समतल दर्पण के अंदर, तो आपको 2.5 मीटर लंबा या 2.5 मीटर ऊंचा समतल दर्पण लेना पड़ेगा। तो दोबारा सुन लें, समतल दर्पण के अंदर पूर्ण प्रतिबिंब के लिए ये जरूरी है कि समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कम आधी तो हो ही, ऑब्जेक्टिव है ना। ये अगली बात बोल दी। अब नेक्स्ट, अब ध्यान से समझना नेक्स्ट को, नेक्स्ट थोड़ा सा उलझेगा, इसमें ABC में कर दूं मैं बात को, है ना। ए बात ए में तो यह है कि अगर एक समतल दर्पण है तो एक समतल दर्पण में आपका एक ही आभासी प्रतिबिंब बनता है। बड़े विवेकपूर्ण तरीके से सुनिएगा, ये काम की बात है कि एक समतल दर्पण है तो उसमें आपका एक ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा। चलो दूसरी बात, अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं, वस्तु बीच में या ऑब्जेक्ट, तो वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। यदि समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं तो, समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं, वस्तु उनके मध्य में है, तो वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। चलिए सी, अगर समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हैं, है ना, कोण ये थीटा मान लो, इसमें ऑब्जेक्ट, चलो थीटा बड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट भी तो रखना है मुझे, है ना, तो मैं पहले थीटा को समेटूं, छोटा कर दूं, है ना। अभी सब कर देता हूं मैं एडजस्ट, ये सब समतल दर्पण का मिला दूं इधर, ये सब कोण थीटा, और ये आपने रख दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लिख दूं, चलो पूरा ही लिख देता हूं, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, है ना, झुके हुए समतल दर्पण के बीच में। तो सब प्रतिबिंबों की संख्या स्मॉल n 360 अपॉन थीटा, है ना, और 360 अपॉन थीटा -1। अब यहां पे ध्यान रखना, अगर विषम संख्या आई तो फिर -1 की जरूरत नहीं है। ये किसके लिए, विषम की, विषम हो रहा हो, विषम की जगह, है ना, हटा दो, विषम, है ना, तो विषम ले। और अगर सम संख्या आती है, मैं अभी बता दूंगा उदाहरण से, तो आपको एक घटाना है। अब देखो सम संख्या सम विषम है। चलो अभी जैसे मान लो 2 सवाल ले लेते हैं अपन, छोटे छोटे ने। 2 सवाल में जैसे एक सवाल अपन ने ले लिया, क्वेश्चन नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, है ना, तो प्रतिबिंबों की संख्या बताओ, समतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यार राइटिंग का मजा नहीं आ रहा, राइटिंग जमनी चाहिए, है ना। चलो पेन चेंज करता हूं मैं, तो रंग चेंज कर लेता हूं। थीटा बराबर समतल दर्पणों के बीच कोण 50 डिग्री है, तो आपको समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या बतानी है। अब देखो n बराबर 360, थीटा का मान 50 है ना। अब पहले देख लें विषम आ रहा है क्या आ रहा है, ठीक है, 0 से 0, 5 7 35, 7.2 आया। 7.2 को क्या मानोगे राउंड फिगर में, भाई 7.2 प्रतिबिंब बनेंगे क्या, 7.2 प्रतिबिंब तो नहीं बनेंगे, तो इसकी राउंड फिगर क्या लोगे 7। ये कौन सी संख्या है, विषम, विषम है, तब आपको एक भी नहीं घटाना। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो 2
अगर समतल दर्पण 50 डिग्री के कोण पर हैं तो ये विषम है ना, तो समतल दर्पण अगर 50 डिग्री के कोण पर हैं तो उनके प्रतिबिंबों की संख्या 7 होगी। एक ओरिजिनल बिंब है ही सही, कुल 8 होगी बिंब सहित। बिंब को नहीं गिनो तो प्रतिबिंब तो 7 ही है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं सब, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। इफ थीटा बराबर 60 डिग्री तो एन बराबर कितना। अगर मान लो दो समतल दर्पण 60 डिग्री कोण पर झुके हैं, अब प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो सब एन 360, थीटा का मान 60। पहले इसको कैलकुलेट कर लिया करो ना, फिर बाद में देखते हैं। ये आया 6 सम संख्या है। सब सम संख्या है तो एक घटाना पड़ेगा, तो यह सम आई थी, इससे एक घटाना पड़ेगा। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 5। तो अगर दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या 6 आती है, लेकिन सम संख्या है तो आपको एक घटाना पड़ेगा, यानी 5 प्रतिबिंब बनेंगे, एक वास्तविक बिंब है, मतलब टोटल 6 है। एक वास्तविक बिंब को भी गिने और बिंब को हटा दें तो प्रतिबिंब यही। तो इसको एक बार और सुन ले ध्यान से, है ना। अगर एक समतल दर्पण है तो एक ही प्रतिबिंब बनता है और वो भी आभासी तथा सीधा बनता है। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। और अगर किसी कोण पर झुके हैं तो विषम संख्या है, तो ये सम संख्या है, तो आपको एक घटाना पड़ेगा, जिसको मैंने भली भांति एग्जाम फल से समझा दिया। अगली बात, अगर समतल दर्पण टूटता है, उसके 10 टुकड़े होते हैं, 50 होते हैं, तो सभी में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। पूरा नहीं बनेगा, पूरे के लिए तो आपको बताया ना, पूरे के लिए तो आपको समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी लेनी है, वस्तु की ऊंचाई के आधी, है ना। तो पूर्ण प्रतिबिंब के लिए दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी, यानी बिंब की ऊंचाई का आधा, है ना। समतल दर्पण, पूर्ण प्रतिबिंब के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई, है ना। तो सब में पूर्ण की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि समतल दर्पण अगर जमीन पे गिरता और टूटता है, उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, तो सभी टुकड़ों में 50 टुकड़े तो 50 प्रतिबिंब बनेंगे, 60 टुकड़े तो 60 प्रतिबिंब बनेंगे। पूर्ण की बात नहीं कर रहा हूं। तो आपने किसी से भी किसी भी आप महल की विजिट करो, मतलब किसी भी महल के भ्रमण करने जाओ आप, तो आप देखते हो हर महल में एक शीशे का छोटे छोटे कांच के टुकड़ों का एक कमरा होता है। चाहे सिटी पैलेस जाओ या किसी भी महल में जाओ, वहां पर आपको गाइड एक सीख जला के दिखाएगा, सीख जलाते ही प्रकाश बढ़ जाता है, क्योंकि हर टुकड़े में उस तीली का प्रतिबिंब बन रहा है जो उसने जलाई है। तो साहब समतल दर्पण के जितने भी टुकड़े होंगे, उन सभी टुकड़ों में, है ना, आपका प्रतिबिंब पूर्ण तो नहीं भाई, अगर वो आपकी हाइट का आधा है तो पूर्ण भी बनेगा, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े हैं तो पूर्ण नहीं बनेंगे, पर सभी में आपकी इमेज बनेगी। इसीलिए पुराने जो महल वगैरह होते थे उनमें एक कमरा ऐसा होता था जहाँ पर छोटे छोटे कांच के बहुत सारे टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे। फिल्में भी देखी होंगी आपने, मुगल आजम वगैरह, तो सब फिल्में भी आपने देखी हो, तो फिल्मों में भी ऐसा देखने को मिलता है ना, कि फिल्मों में भी छोटे छोटे कांच के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर तीली जलाते हैं, सीख वगैरह जलाते हैं, तो एकदम कमरा प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि अगर 50 कांच के टुकड़े तो 50 तीलियाँ का प्रतिबिंब बनेगा, 100 टुकड़े तो 100 प्रतिबिंब बनेंगे। जितनी ज़्यादा कांच के पीसेज लगा रखे होंगे उतने ज़्यादा आपके प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, तो सब अब बातें हैं, बस आप तो सुनते ना, वीडियो में मैंने कह दिया ना, बहुत ही शानदार वीडियो बनेंगे यहाँ। अगर समतल दर्पण को थोड़ा सा हम ढक दें
तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी तीव्रता में, इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी। एक सीधी सी बात है कि ये सब किरणों का ही तो कमाल है। प्रतिबिंब कौन बनाती? किरणें बनाती हैं। अब आपने समतल दर्पण का कुछ हिस्सा ही ढक दिया तो स्वाभाविक किरणों की संख्या में कमी होगी। किरणों की संख्या में कमी होगी तो जो किरणें प्रतिबिंब बनाती है उसकी तीव्रता में, इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी। भाई जो भी आप समतल दर्पण के अंदर देख रहे हो जादू तो है नहीं। आपसे परावर्तित किरणें वहां जा रही हैं और वो परावर्तित किरणें उसके अंदर आपका प्रतिबिंब बना रही हैं। अब प्रतिबिंब के निर्माण में परावर्तित किरणों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, प्रतिबिंब उतना ही शानदार होगा, उतना ही स्पष्ट होगा, उतना ही चमकीला होगा। क्लियर? तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप उसका कुछ हिस्सा ढक दोगे तो स्वाभाविक है आपने आने वाली विकिरणों की संख्या में कमी कर दी, किरणों की संख्या में, तो प्रतिबिंब की तीव्रता में कमी होगी। एक बात हालांकि मैं बाद में भी कहूंगा, यहां भी कह देता हूं, अब बाद में याद आएगी तो बाद में भी कह दूंगा, पर यहां भी कह रहा है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि दर्पण चाहे समतल हो चाहे गोलाकार हो, इसकी जो फोकस दूरी होती है, ये फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर नहीं करती है ना? माध्यम पर फोकस दूरी निर्भर नहीं करती है ना? एफ। क्लियर? यानी कहने का मतलब समतल दर्पण को पानी में डुबो दें, फोकस दूरी परिवर्तित नहीं होगी, फोकस दूरी अनंत है, अनंत ही रहेगी। ठीक है ना? तो सब समतल दर्पण के संदर्भ में ये बातें मैंने बताई है ना। अब ऑलमोस्ट सभी बातें बता चुका हूं, फिर भी क्योंकि एपिसोड का तो टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, इससे ज़्यादा ले नहीं सकते अपन। अगला, इसके बाद अगला सब्जेक्ट लगता है, तो इसको मैं यहीं विराम देता हूं। कुछ बात बकाया होगी, मैं आते ही नेक्स्ट एपिसोड में बात करूंगा। ये बात आप इसको सुने ध्यान से। ऑलमोस्ट खत्म हो गया समतल दर्पण, लेकिन ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर करूंगा, अगर कुछ बाकी होगा तो मैं आपको कंटिन्यू कर दूंगा ना। तो बच्चों आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।